हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 5 ईटीएफ्स, डेब्ट एंड लिक्विड फंड्स का अपना पार्ट नंबर 4 बना रहे हैं। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, उसमें हमने ना प्रोडक्ट डील्स ऑफ सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स अपना 10th आइटम तक पढ़ लिया था। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम 11 से स्टार्ट करेंगे इंश्योरेंस फॉर्म से। तो अब हम ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या दिया है, 11th हमें दिया है इंश्योरेंस फॉर्म। Government of India stock under GS Act 2006, the investor will be issued a holding certificate. The bond are eligible for conversion into demat form. यानी कि अगर आप क्या करते हो, अगर आप सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स यानी कि SGBs में इन्वेस्ट करते हो तो जो इंडिया का एक्ट है GS 2006 एक्ट के दौरान आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो आपने स्टॉक आपने बाय किया है, जो भी आपको यूनिट मिली है, उसका आप क्या कर सकते हो, एक होल्डिंग सर्टिफिकेट अपने पास में रख सकते हो। इन्वेस्टर्स ने जिन्होंने इन्वेस्ट किया तो उनके पास एक होल्डिंग सर्टिफिकेट हो सकता है। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने बॉन्ड को कन्वर्ट करा सकते हैं डिमैट फॉर्म में, यानी कि अगर वो फिजिकल होल्डिंग को इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग में कन्वर्ट कराना चाहें तो वो भी वो करा सकते हैं। 12th दिया है हमें रिडम्पशन प्राइस। The redemption price will be in Indian rupee based on previous weeks Monday to Friday simple average of closing price of gold of 999 purity published by IBGA। यानी कि जैसे रिडम्पशन प्राइस क्या है कि आप अब उस सिक्योरिटीज़ में से बाहर निकलना चाहते हो, तो अगर आप उस सिक्योरिटी में से बाहर आना चाहते हो तो आप क्या करोगे, अब आपको एक प्राइस पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने यूनिट्स वापस चाहिए तो आप प्राइस दोगे, अपने यूनिट्स ले लोगे। तो अब क्या होगा, अब जो आपका रिडेम्पशन प्राइस है वो किस चीज़ पर डिसाइड होगा, पहले तो आपका रिडेम्पशन प्राइस आपको इंडियन रुपीज़ में मिलेगा। ऐसा नहीं कि US डॉलर में मिल रहा है या फिर किसी और करेंसी में मिल रहा है। ये इंडिया का बॉन्ड है इसलिए इंडियन करेंसी में ही मिलेगा, इंडियन रुपीज़ में मिलेगा। और कैसे मिलेगा, जो भी हमारा एवरेज क्लोजिंग प्राइस होता है ना, जैसे कि अब जो हमारा एवरेज क्लोजिंग प्राइस है, यानी कि हर मंडे टू फ्राइडे तक का जो भी हमारा क्लोजिंग प्राइस रहा है उसका एवरेज निकाल के हम आपको क्या देंगे, रिडम्पशन प्राइस आपका बता देंगे। सेल्स चैनल, यानी कि आप कौन कौन से चैनल्स के थ्रू हम इसे सेल्स कर सकते हैं। सो बॉन्ड विल बी सोल्ड थ्रू बैंक, स्टॉक होल्डिंग्स, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SHCIL, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस as may be notified and recognized stock exchange with नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ईदर डायरेक्टली और थ्रू एजेंट्स। यानी कि हम इन स्टॉक्स में जो हमारा SGBs हैं, यानी कि सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड में हम कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जो हमारे बॉन्ड है ये हमें बैंक के थ्रू भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक होल्डिंग है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें इसे प्रोवाइड करती हैं। तो यानी कि बैंक, स्टॉक होल्डिंग और ये SHCIL और ये जो भी हमारे डेजिग्नेटेड बड़े बड़े पोस्ट ऑफिसेज होते हैं, हमारा स्टॉक एक्सचेंज, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हम डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, अपनी SGBs में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और चाहें तो अपने एजेंट्स के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। 14 पॉइंट में दिया है इंटरेस्ट रेट। द इंटरेस्ट विल बी कंपनसेटेड एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ 2.75% पर एनम पेएबल सेमी एनुअली ऑन द इनिशियल। अब जो हमारा नेक्स्ट पेज है हम स्टार्ट करते हैं, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो 14 पॉइंट में मैं इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया था, जिसमें जो है जो इन्वेस्टर्स है उस पर क्या लगता है 2.5% का यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कंपनसेट किया जाता है। ये सेमी एनुअली और एनुअली आप कैसे भी दे सकते हैं। तो इन द सेंस कि यहाँ पे क्या बोला है कि 2.5% का इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है। 15 दिया है कोलेट्रॉल। सो बॉन्ड कैन बी यूज एज कोलेट्रॉल फॉर लोन्स। द लोन टू वैल्यू LTV ratio is to be set equal to ordinary gold loan mandated by Reserve Bank from time to time। कोलेट्रॉल इन द सेंस कि जैसे अगर आप बैंक में लोन लेना चाहते हो और आप क्या करना चाहते हो, कुछ गिरवी रखना चाहते हो, तो आप इन बॉन्ड को भी क्या रख सकते हो, एज अ कोलेट्रॉल फॉर लोन को आप गिरवी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो आप SGBs को क्या कर सकते हो, एज अ कोलेट्रॉल बैंक में लोन की तरफ से रख सकते हो। और क्या होगा, द लोन वैल्यू LTV रेशो इक्वली। अच्छा देखो और कुछ नहीं दिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, इसमें बोला है कि आप सीधा सीधा अपना जो कोलेट्रॉल है आप उसे इशू कर सकते हो आपका जो SGBs है उसे एज अ कोलेट्रॉल आप इशू कर सकते हो। इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी आपको मना नहीं कर सकता। 16 दिया है KYC डॉक्यूमेंटेशन। सो नो योर कस्टमर नॉर्म्स will be the same as that for purchase of physical gold. KYC documents such as voter ID, आधार कार्ड, पैन एंड टैन पासपोर्ट विल बी रिक्वायर्ड। यानी कि KYC डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, हमें जैसे नो योर कस्टमर नॉर्म्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है जैसे कि हम फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं तो बिल्कुल वही है। जैसे अगर आप सोना खरीदते हो तो आपको जैसे
अगर आप सही जगह से खरीद रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं ना। तो ऐसे ही KYC डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, जब आपका KYC मांगा जाता है तो उसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हमारी वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें हमारे मांगी जाती हैं कि आप दिखा दीजिए, तो आपको हम अपना गोल्ड जो है, ये SGBs जो हैं वो आपको इशू कर देंगे। आगे दिया है टैक्स ट्रीटमेंट। द इंटरेस्ट ऑन गोल्ड बॉन्ड शैल बी टैक्सेबल एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, 43 of 1961. The capital gains tax arising on redemption of SGBs to individual has been exempted. The excedation benefits will be provided to long-term capital gainings अराइजिंग टू एनी पर्सन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ बॉन्ड्स। यानी कि टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, यहाँ पे अगर आप क्या करते हो, गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो उसके ऊपर जो है ना, उसका टैक्स आपको यहाँ पे पे करना पड़ता है। किसके थ्रू? इनकम टैक्स एक्ट 1961, 43 ऑफ 1961, यानी कि 1961 के 43 टैक्स, इनकम टैक्स के आधार पर आपको क्या करना पड़ता है। जो भी आपका गोल्ड बॉन्ड में आपका रिटर्न जनरेट हो रहा है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि अब सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा ना कि सब लोग आए, इन्होंने इन्वेस्ट किया और उन्होंने सरकार को कोई टैक्स नहीं दिया, तो इससे सरकार का लॉस हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल गेन के साथ साथ यहाँ पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो भी आपको देखने को मिलता है। तो अब देखो ट्रेडेबिलिटी, बॉन्ड विल बी ट्रेडेबल ऑन स्टॉक एक्सचेंज, NDMs, OMS फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय RBI। यानी कि अगर आप क्या करते हो, SGBs में इन्वेस्ट करते हो तो आप क्या कर सकते हो ना, स्टॉक एक्सचेंज में NDS, OMS फॉर्म में क्या कर सकते हो, उन्हें ट्रेड कर सकते हो। इन द सेंस कि आप क्या कर सकते हो, आप इसे ट्रेड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने खरीद लिया तो अब आप आपके पास ही रहेंगे, आप कहीं और नहीं इन्हें सेल कर सकते। तो आप चाहो तो इन्हें स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड कर सकते हो, बट जब RBI क्या करेगी, एक स्पेसिफाइड डेट नोटिफाई कर देगी कि आप इस तारीख से आप इसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, तो उसी तारीख के बाद आप क्या कर सकते हो, चाहो तो अपने ETFs नहीं, हमारे SGBs की ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। आगे दिया 19 SLR एलिजिबिलिटी, द बॉन्ड विल बी एलिजिबल फॉर स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशो पर्पस। यानी कि अगर आप क्या करना चाहो, अगर आप अपने बॉन्ड को कैश में कन्वर्ट करना चाहो, तो जैसे कि हमें पता है कि आप इन्हें ट्रेड करके कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे एलिजिबल होते हैं लिक्विड होने के, यानी कि हमें कैश में कन्वर्ट करके दे सकते हैं। कमीशन क्या दिया है, कमीशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड of the bond shall be paid at the rate of 1% of the total subscription received by the receiving office, and receiving offices shall share at least 50% of the commission so received with the agent or sub agents for the business procedure through them। यानी कि अब आपने क्या किया, अब आपने इतना सब काम किया है तो अब आपको क्या मिलेगा, एट द एंड कमीशन यहाँ पे देना पड़ता है। तो अब जो कमीशन आप, जैसे आपने आपको प्रॉफिट हुआ तो आप थोड़ा सा कमीशन दोगे ना, तो वो कमीशन आप क्या दोगे, एट द रेट ऑफ 1% का दोगे। अब आपने 1% दे दिया, आपका काम खत्म हो गया। अब ये जो 1% है इसका आधा क्या करता है, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, तो वो रिसीविंग ऑफिसेज और वहाँ पे स्टाफ जो है, जो कमीशन वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ के जो एजेंट्स हैं, सब एजेंट्स हैं, वो क्या करता है, उस 1% का 50% अपने आप में रख लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 रुपये दिए तो 100 रुपये का 50, यानी कि 50 रुपये उसने रख लिए, 50 रुपये उसने लिख लिए, तो आपके 1% का आधा वो लोग अपने आप में बांट लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे पूरी तरह से जो हमारे प्रोडक्ट डिटेल्स थी वो हमने पूरी तरह कंप्लीट कर ली हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो हमें 5.7 में क्या दिया है, मार्केट मेकिंग बाय APS या APs हम कह सकते हैं। तो APs क्या है यहाँ पे, ये ऑथोराइज पार्टिसिपेंट। सो अब देख लेते हैं क्या दिया है, APR लाइक मार्केट मेकर एंड कंटिन्यूसली ऑफर 2 ways कोड्स बाय एंड सेल, दे अर्न ऑन द डिफरेंस बिटवीन द 2 way कोड्स दे ऑफर। This difference is known as bid-ask spread. They provide liquidity to ETF by continuous offering to the buy and sell ETF units। यानी कि जो हमारे ऑथोराइज पार्टिसिपेंट है वो क्या करता है, वो मार्केट को कॉन्टिन्यूसली क्या करता है, 2 तरीके से यहाँ पे हमें कोड प्रोवाइड करते हैं। यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ETFs को खरीदते हैं और कुछ लोग ETFs को बेचते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे जो है, जो APs हैं वो यहाँ पे यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करते हैं बिड और आस्क प्राइस में। यानी कि ये ना सस्ते में देते हैं और महंगे में बेचते हैं। आप ऐसा कुछ समझ सकते हैं। अभी अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मैं अभी इसी में एक एग्जांपल दिया है जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। बट अगर हम देखें तो जो ETFs हैं
सॉरी जो एपीज है वो क्या करता है, ईटीएफ्स को कंटिन्यूसली सेल करते और बाय करते मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी को इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि अभी बेच रहे हैं अभी खरीद रहे हैं, अभी बेच रहे हैं अभी खरीद रहे हैं, तो बार बार कैश में कन्वर्ट हो रहा है, फिर नया खरीद रहे हैं, फिर कैश में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसके थ्रू ना लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में इंक्रीज हो जाती है। तो अगर हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो क्या दिया है, इफ़ द लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऑफ जी ETF इज ₹1000, यानी कि चलो मैं पहला पैराग्राफ पढ़ देती हूँ फिर समझाती हूँ। Then an AP will give two-way quoted by offering to buy an ETF unit at ₹999 and offering to sell an ETF of ₹1001, यानी कि thus whenever the AP buy he will buy as at 999 and when he will sell at 1001, thereby earning ₹2 as the difference. It should be understood that the impact of this transaction is that the AP do not decrease his holding in the ETF. This is now as earning through dealer spreads. AP also play an important role of aligning the price of the unit with the NAV. This is done by exploiting the arbitrage opportunities. यहाँ क्या दिया है, यहाँ हमें दिया है कि देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि जो एपीज होता है वो दो तरीके से हमें यहाँ पे एक ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, बाय और सेल का। तो सोचो कि अगर आपने जो लास्ट ट्रेड हुआ है एक ETF गोल्ड ETF वो 1000 रुपये का हुआ, अब एपीज जो है वो अपना बहुत दिमाग चला के क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि अब वो दो ऑफर यहाँ पे हमें फिर से क्या करेंगे, यहाँ हमें प्रोवाइड करेंगे। पहला क्या करेंगे, पहला आपका लोएस्ट प्राइस आपको दे देंगे 999 कि आप चाहो तो इसमें खरीद सकते हो, और आपका हाईएस्ट प्राइस दे देंगे कि आप सेल कर सकते हो इसे 101,000 पे। तो ये 1000 रुपये की चीज़ को इन्होंने पहले आपको क्या किया, 1 रुपये सस्ते में दिया और फिर 2 रुपये महंगा बेच दिया। तो यही जो 2 रुपये महंगा इन्होंने बेचा है ना, आपने 999 में ख़रीदा और आपने 1001 में बेचा, तो आपको तो 2 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो ये जो 2 रुपये का फ़ायदा है इसी से क्या होता है, यहाँ पे ये लोग अपनी अर्निंग्स को बनाते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने सस्ते में ETF खरीदा और आपने क्या किया, आपने यहाँ पे प्रॉफिट बहुत अच्छा कमा लिया। अब यहाँ सिर्फ 2-3 रुपये का प्रॉफिट नहीं होता है, यहाँ पे फिर प्रॉफिट भी हज़ारों लाखों का ही होता है, क्योंकि आप कोई ऐसा तो नहीं ना कि 100 रुपये इन्वेस्ट करेगा फिर 10 रुपये कमाएगा। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप अच्छे से इन्वेस्ट करते हो और अच्छे से अपने अर्न करते हो। तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल दे रखा था। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होती है, ETF में अर्निंग्स यहाँ पे की जाती हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो जो एपीज़ है वो क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर यही लोग क्या करते हैं, यही लोग यहाँ पे ETFs को सेल कर रहे हैं, यही लोग ETFs को बाय कर रहे हैं, तो इनका सारा ट्रेडिंग का काम कौन कर रहा है, एपीज़ संभाल रहे हैं। तो इसलिए जो नेव है ना, इसमें भी इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है कि ये नेव का जो प्राइस है उसे भी डिसाइड करवा सकता है। मोस्टली मतलब इनका भी थोड़ा बहुत हाथ होता ही है। और यहाँ पे अगर हम आगे अपना देखें क्या दिया है, इट शुड बी अंडरस्टूड दैट इट इज़ नॉट ओनली AP हु कैन सेल। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ एपीज़ ही नहीं होते हैं जो बाय और सेल करते हैं ETFs, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, यूनिट्स को बाय करते हैं और सेल करते हैं। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट द बायर ऑफ यूनिट नेसेसरी बाइंग फ्रॉम एपीज़, द सेलर एट द अदर एंड मे बी रिटेल इन्वेस्टर हु विशेज़ टू एग्जिट। यानी कि अब देखो रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है, अगर मैं आपको दोबारा समझाऊँ, वैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया था। देखो रिटेल इन्वेस्टर हमारा एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, जो अकेला एक इंसान होता है। वो क्या करता है, वो अपने आप में इन्वेस्टिंग करता है। अब अगर उसने इन्वेस्ट किया, अब वो अपनी सिक्योरिटी को बेचना चाहता है, तो वो अपनी सिक्योरिटी को बेच देगा। तो आपके लिए क्या हो गया, अगर आपको सिक्योरिटी खरीदनी थी तो आप चाहे तो एपी से जाके खरीद सकते थे, लेकिन आपको क्या मिला, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर मिल गया जो अपनी सिक्योरिटी खुद बेच रहा है। तो आप चाहो तो इस रिटेल इन्वेस्टर से भी क्या कर सकते हो, अपनी सिक्योरिटी को खरीद सकते हो ना। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक ज्योमेट्री चाहिए या फिर आपको एक ड्रेस चाहिए, तो चाहो तो आप उसे मॉल से जाके भी लेके आ सकते हो। बट यहाँ पे खुद ही एक इंसान खड़े होकर कह रहा है कि ये वाली जो ड्रेस है मैं इसे यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, तो आपको इतना घूम फिर के मॉल जाने की क्या ज़रूरत है, आप चाहो तो डायरेक्ट इस इंसान से भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें यही दिया है कि सिर्फ और सिर्फ एपीज़ ही नहीं होते हैं जो यहाँ पे ETFs की यूनिट को सेल करते हैं, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं यूनिट्स की, यानी कि वो भी ETFs की यूनिट को बाय और सेल करते रहते हैं। ये रिटेल इन्वेस्टर ने खरीदा, अब वो बेच रहा है, तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर क्या हो गया, रिटेल इन्वेस्टर एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, एक अकेला इंसान होता है जो क्या करता है, इन्वेस्ट कराता है। बस ये 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए इसे रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं। तो अब देखो, तो आप अगर चाहो तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप एपी से ही इन्वेस्टमेंट करवाओ या फिर एपी से ही यूनिट खरीदो। आप चाहो तो एपी से भी यूनिट खरीद सकते हो, चाहो तो रिटेल इन्वेस्टर से भी यूनिट खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हमें यही दे रखा है कि देखो कि एपी क्या करता है, AMC और कस्टोडियन को क्या करता है, जो हमारा प्रॉफिट क्या बोलता हूँ सेम पोर्टफोलियो डिपॉजिट और जो हमारा दूसरा था कैश कंपोनेंट, हाँ, तो AMC और कस्टोडियन को हम अपना एपी जो होता है वो क्या करता है, पोर्टफोलियो डिपॉजिट और
कैश कंपोनेंट देते हैं, फिर कस्टोडियन और एएमसी क्या करता है, हमें क्रिएशन यूनिट देते हैं बदले में, और फिर ये क्रिएशन यूनिट को हम क्या करते हैं, ETF यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, और आप चाहो तो रिटेल इन्वेस्टर से भी ETF यूनिट्स को खरीद सकते हो। तो बस हमें यहाँ पे ऐसे ही समझा रखा है और कुछ नहीं है। और क्या दे रखा है, देखो नीचे दिया है कि अब आपने गोल्ड स्टॉक को एलोकेटेड अकाउंट में रखते हो, कि आपने कितना सोना लिया, कितना निकाला, तो वो सारी चीज़ें हमारे एलोकेटेड अकाउंट में आ जाती हैं। आगे देखो यहाँ क्या दिया है हमें, यहाँ दिया है एज एक्सप्लेन अर्लियर द कस्टोडियन मेंटेन्स ऑफ ऑल द गोल्ड दैट कम इनटू एंड गोज आउट ऑफ द स्कीम portfolio deposit. The custodian makes respectively entries in the allocated account, thus transferring gold into and out of the scheme at the end of the each business day. The custodian has no right on the gold इन द एलोकेटेड अकाउंट। यानी कि आपने क्या, जैसा कि हमें पता है कि कस्टोडियन के पास क्या रखता है, अपना गोल्ड को सेफ कीपिंग करवा के रखते हैं, और कस्टोडियन क्या करता है, अपने एलोकेटेड अकाउंट में हमारा जो भी गोल्ड है वो आ रहा है, जा रहा है, उस सब की सारी एंट्रीज जो है वो हमारे एलोकेटेड अकाउंट में होती हैं। तो अब जो है कि एट द एंड ऑफ द हर बिजनेस डे के एंड में, यानी कि हर दिन के बाद में सारी एंट्रीज करी जाती हैं, और जो भी हमने गोल्ड रखा है वो भी उसमें लिखा जाता है एलोकेटेड अकाउंट में, जो गोल्ड हमने निकाला है वो भी हमारा एलोकेटेड अकाउंट में सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं। और देखा जाए तो अब ऐसा नहीं है कि कस्टोडियन एक दिन बोल देगा कि ये मेरे पास जितना भी सोना रखा है वो मेरा है, नहीं, कस्टोडियन का जो गोल्ड उसके पास है उसके ऊपर उसका कोई राइट नहीं है, क्योंकि वो गोल्ड क्या किया है, वो गोल्ड यहाँ पे जो हमारी एपीज़ है उन्होंने क्या करवाया है, कस्टोडियन के पास में डिपॉजिट करवाया। तो कस्टोडियन ये नहीं कह सकता कि इस गोल्ड को अब मैं अपने पास में रख रहा हूँ, ये मेरा हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कस्टोडियन का गोल्ड के ऊपर कोई राइट नहीं है। सो द कस्टोडियन में अपॉइंट अ सब कस्टोडियन टू परफॉर्म सम ऑफ द ड्यूटीज़। अब जो कस्टोडियन होता है ना, सारा काम वही नहीं संभालता। अब जैसे आप क्लास के मॉनिटर हो, चलो मॉनिटर हटाओ, अब जैसे टीचर है, अब टीचर सारा काम 50-60 बच्चों का नहीं देख सकती एक ही बार में, तो क्या करेगी, वो ग्रुप लीडर्स बना देती है। तो वैसे ही कस्टोडियन इतना सारा काम एक बार में नहीं देख सकता, तो वो अपने लिए सब कस्टोडियन बना देता है, जो क्या करता है, जो उसकी कुछ कुछ ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है। द कस्टोडियन चार्ज फी फॉर द सर्विस रेंडर्ड एंड हैज़ टू बाय एडुकेट इंश्योरेंस फॉर द गोल्ड हेल्ड। द प्रीमियम पेड फॉर द insurance is borne by the scheme as a transaction cost and is allowed as an expense under SEBI guidelines. This expense contributes in small way to the tracking error। यानी कि अब कस्टोडियन के पास में अपने सोना इन्वेस्ट करके रखा है, सोना डिपॉजिट करके रखा है, तो सब कस्टोडियन क्या करती है, उसकी कुछ कुछ ड्यूटीज़ को परफॉर्म करती है। अब कस्टोडियन यहाँ पे क्या करता है, फीस को चार्ज करता है कि मैं आपका ये यहाँ पे सारी सिक्योरिटीज़ को सेव करके रख रहा हूँ। मैं पागल हूँ? नहीं, पागल नहीं हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं आपसे फ़ीस चार्ज करूँगा। तो वो जो आपने आपका गोल्ड अपने वहाँ रखा है ना, तो उसकी जहाँ पे थोड़ी सी फ़ीस चार्ज होती है, तो वो सारी जो फ़ीस चार्ज होंगी वो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट में आ जाएंगी। और अब देखो कि अगर जैसे हमने पता है कि अगर हम क्या करते हैं, फ़ीस देते हैं, तो उसकी वजह से क्या आता है, ट्रैकिंग एरर आता है। ट्रैकिंग एरर हमें पता है कि जो रिटर्न जनरेट हुआ उसमें से अगर हम अपना खर्चा निकाल दें, उसके बाद जो रिटर्न हमें मिला वो ट्रैकिंग एरर है। फॉर एग्जाम्पल 10% का रिटर्न जनरेट हुआ, आपने क्या किया, 2% का यहाँ पे ट्रैकिंग एरर आया, यानी कि 2% का आपने खर्चा वर्चा निकाला अपना, और 8% रिटर्न आपको मिला। तो यहाँ पे ट्रैकिंग एरर इसी तरह से आता है कि आपने क्या किया, आपका रिटर्न तो ज़्यादा बन रहा था, बट आपने उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एक्सपेंस रेशो और ये जो फीस चार्ज होती हैं ये सब लगा दी, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलता है। तो इसी सब की वजह से ट्रैकिंग एरर यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि ETFs में भी हमें क्या मिलता है, ट्रैकिंग एरर्स मिल जाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पेज है उसे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न जनरेटेड बाय गोल्ड एंड दोज डिलीवर्ड बाय द स्कीम इज नोन एज ट्रैकिंग एरर। इट इज़ डिफाइंड एज द वेरियंस बिटवीन द डेली रिटर्न ऑफ द अंडरलाइंग गोल्ड इन द केस एंड द नेम ऑफ द स्कीम फॉर एनी गिवन टाइम पीरियड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रिटर्न हमने जनरेट किया है गोल्ड ने और जो रिटर्न आपको डिलीवर किया है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे यहाँ पे ट्रैकिंग एरर। फॉर एग्जाम्पल रिटर्न तो जनरेट हुआ था 2% का, बट आपको जो डिलीवर किया रिटर्न वो हुआ सिर्फ 8% का, तो 2% का यहाँ पे क्या आ गया, 2% का यहाँ पे आ गया हमारा ट्रैकिंग एरर। तो इस तरह से आप यहाँ पे से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे देखो, गोल्ड हैज़ टू बी वैल्यूड एज पर अ स्पेसिफाइड फार्मूला मैंडेट बाय रेगुलेशन। दिस फार्मूला टेकन इनटू अकाउंट वेरियस इनपुट्स लाइक प्राइस ऑफ गोल्ड एंड US डॉलर। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ये फार्मूले की बात हो रखी है जो आपको तो कतई कैलकुलेट करना ही नहीं है, ये आपका काम नहीं है। ये लोग जो काम करते हैं, जो ETF संभालते हैं, तो वो किस तरह से यहाँ पे गोल्ड की वैल्यू का फार्मूला है, उनके पास एक फार्मूला होता है
जिस फॉर्मूले को वो यूज़ करके गोल्ड की वैल्यू को स्पेसिफाई करते रहते हैं। तो ये आपकी चीज़ नहीं है, तो इससे अभी अपना दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर समझ में कुछ आएगा नहीं और दिमाग ख़राब हो जाएगा तो आगे के टॉपिक्स हैं वो भी सत्यानाश हो जाएंगे। तो इसलिए इसे छोड़ दो अभी, क्योंकि अभी आपके टॉपिक में है ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा है ना। तो देखो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मूले आपको कैलकुलेट नहीं करने, तो फालतू में दिमाग क्यों ख़राब करना। आगे देखो, आगे क्या दिया है, क्रिएशन यूनिट, पोर्टफोलियो, डिपॉजिट एंड कैश कंपोनेंट एन एग्जाम्पल। यानी कि अब हमें ये दे रखा है कि जैसे हमने पढ़ा क्रिएशन यूनिट, पोर्टफोलियो, डिपॉजिट, कैश कंपोनेंट, तो इस सब का जो हमने ये सब पढ़ा है, इतना सारा बवाल, इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें सब कुछ समझा रखा है। तो समझो, अजम्पशन ये दे रखा है कि एक ETF यूनिट आपको 1 ग्राम सोना प्रोवाइड करती है, जो 99.5% क्या है, प्योर सोना है। अब अगर हम देखें तो ड्यूरिंग न्यू फंड ऑफर NFO, तो अमाउंट आपने इन्वेस्ट करी 5,000 रुपये। अब आपका 1 ग्राम सोना कितने का था, एक ETF की यूनिट 1 ग्राम सोना है। आपका 1 ग्राम सोना यहाँ, अच्छा देखो, आपने क्या किया, 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए और आपकी एक ETF की यूनिट कितने की है, 1 ग्राम की है, और आपका जो 1 ग्राम सोना है वो कितने का है, वो है आपका 1,000 रुपये का। सो सिंस 1 ETF यूनिट इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, तो अगर आपका इशू प्राइस 1,000 रुपये का है तो आपको कितने नंबर ऑफ ETFs अलॉट किए जाएंगे। अगर एक ETF 1,000 रुपये का है तो 5,000 के कितने मिलेंगे, 5,000 के ऑब्वियस सी बात है आपको 5 ETFs क्या कर दिए जाएंगे, 5 ETF की यूनिट्स आपको अलॉट कर दी जाएंगी। तो अब यहाँ पे हमें यही दे रखा है क्रिएशन यूनिट। अब देखो आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो क्या दिया है, 1 क्रिएशन यूनिट इज इक्वल टू 100 ETF यूनिट्स। सो नेव क्या हो जाएगा हमारा, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने हमें नेव कैलकुलेट करके दे रखा है 150 का। सो प्राइस ऑफ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड क्या है, 1 ग्राम सोने का दाम है 1,000 रुपये। सो 100 यूनिट, अब देखो आपको 5 यूनिट अलॉट की गई हैं, उसमें से अब एक ETF यूनिट की 100, अच्छा देखो, एक क्रिएशन यूनिट में आपकी 100 ETF यूनिट्स हैं, आपको वैल्यूज़ दे रखी है, आपको बस उसमें मल्टीप्लाई और प्लस करना और कुछ नहीं करना है। तो देखो आपका 1 ग्राम सोने कितने का है, 1,000 रुपये का। सो 100 यूनिट विल कॉस्ट, तो आपका नेव कितना है, 150 रुपीज़ का, उसमें मल्टीप्लाई कर दो आपकी 100 यूनिट्स। तो 100 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 10 100 1000 लाख, यानी कि 1,05,000 रुपीज़ यहाँ पे आपके इन्वेस्ट हो गए। अब देखो 100 ETF विल बी इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ गोल्ड। जैसे कि हमें पता है कि एक ETF यूनिट 1 ग्राम के बराबर है, तो 100 ETF यूनिट्स 100 ग्राम के बराबर हैं। तो अब देखो यहाँ पे पोर्टफोलियो डिपॉजिट आपको 1,000 क्या दिया था, आपकी 1,000 रुपये आपकी प्राइस थी, और आपको यहाँ पे कितनी यूनिट्स मिली हैं, 100। तो 1,000 और 100 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आ जाएगा 1 लाख। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे कैश कंपोनेंट और हमारे जो यूनिट कॉस्ट था उसमें एक डिफरेंस है। यहाँ ये था 1,50,000 का, ये देखो 1,05,000 का, सॉरी 1,05,000 का, और आपका जो पोर्टफोलियो डिपॉजिट है वो है 1 लाख का। तो यानी कि 5,000 का यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो दस इट कैन बी सीन बाय डिपॉजिटिंग गोल्ड वर्थ 1 लाख एज अ पोर्टफोलियो डिपॉजिट एंड ₹5,000 एज कैश कंपोनेंट। यानी कि अब जो 1 लाख रुपए है वो तो हो गया आपका डिपॉजिटिंग, जो आपने गोल्ड को खरीदने के लिए डिपॉजिट कर दिया। अब जो 5,000 का डिफरेंस है ना, वो हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो डिपॉजिट। यानी कि पोर्टफोलियो डिपॉजिट एंड अच्छा देखो 1 लाख रुपए तो हो गया आपका पोर्टफोलियो डिपॉजिट, यानी कि जैसे पोर्टफोलियो डिपॉजिट करते हैं ना, पहले जमा करते हैं ताकि हमें गोल्ड हमें ETF की यूनिट मिले, तो पोर्टफोलियो डिपॉजिट कर दिया आपने 1 लाख रुपए का सोने का, है ना। और यहाँ पे 5,000 का जो डिफरेंस आया है वो आया है आपका कैश कंपोनेंट का, जो AMC ने एज हम कह सकते हैं कैश कंपोनेंट का डिफरेंस है। सो ऑथोराइज पार्टिसिपेंट हैज़ क्रिएटेड 1 क्रिएशन यूनिट कंप्राइजिंग ऑफ 100 ETFs यूनिट्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपके पास टोटल 100 ETFs की यूनिट थी। एक ETF हमारा यहाँ पे देखो, एक ETF यूनिट 1 ग्राम के बराबर है, तो 100 ETF की यूनिट 100 ग्राम के बराबर हो गई। अब आपको क्या करना है, जो वैल्यूज़ दी है, जैसे 1,000 रुपये की वैल्यू दी है तो आप उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि आपकी 100 ETF यूनिट है और एक का प्राइस क्या है 1,000 रुपये, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 लाख आएगा। और अगर हम इसे यहीं पे सेम अगर हम नेव से मल्टीप्लाई करें तो नेव है हमारा 1,050 का, मल्टीप्लाई कर दो अपनी 100 यूनिट्स, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 1,05,000 का। तो यहाँ 1 लाख और 1,05,000 में जो 5,000 का डिफरेंस है ना, ये हमारा कैश कंपोनेंट का डिफरेंस है, जो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे जो ट्रैकिंग एरर होता है ना, वो ऐसे ही बनते हैं। तो अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी ये आपके लिए इतनी कोई बड़ी और इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते जाओगे तो आपको इन डिटेल इन डेप्थ और भी अच्छे से समझा दी जाएंगी चीज़ें, बट फिर भी आप कोशिश करना कि आपको समझ में आ जाए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
आगे अगर हम देखें तो क्या दिया है, देखो लेट अस नाउ सी हाउ ऑथोराइज्ड पार्टिसिपेंट्स इंश्योर पैरिटी बिटवीन द नेव एंड मार्केट प्राइस ऑफ द ETF। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, वो मैं आपको अच्छे से शो कर देती हूँ। लेट अस नाउ सी हाउ ऑथोराइज्ड, अच्छा तो मैंने पढ़ दिया ना, सॉरी। ये देखो, as can be well understood, the price of ETF will be determined by market forces, and although it is linked to the price of gold, it will not mirror the exact movement at all given point of time. This will happen due to excess buying and selling pressure on the ETF, due to which price may rise or fall more than the gold price. Such exaggerated movements provide opportunity for arbitrage, which the AP exploit, make risk less gains. This process will ensure that price of ETFs remain largely in sync with those of underlyings. Consider a case where, अच्छा देखो यहाँ पे अब दोबारा हमें एक नया एग्जांपल दिया है कि देखो इसमें मैं आप बताती हूँ क्या बोला है। इसमें हमें बोला है कि जैसे कि हमें पता है जो ETF का प्राइस है ना, वो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं। ऑब्वियसली बात है, किसी एक स्टॉक का प्राइस, किसी भी एक सिक्योरिटी का प्राइस और किसी भी एक ETF का प्राइस यहाँ पे कौन डिसाइड करता है, मार्केट क्या हिसाब से चल रही है, मार्केट की फोर्सेस कैसी चल रही हैं, तो उसके बेसिस पे क्या होता है, ETF का प्राइस यहाँ पे डिसाइड होता है। अब ऐसा नहीं है कि ETF हमारा गोल्ड ETF है तो जो हमारा प्राइस गोल्ड का चल रहा होगा एग्जैक्ट डिक्टो कॉपी हमारा ETF का भी चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट मूवमेंट्स ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो इसलिए हर बार जो हमारा प्राइस ऑफ गोल्ड है वो एकदम ETF से परफेक्ट एकदम सेम टू सेम बैठे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम ETF में बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बाय करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग सेल करते हैं, तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है ETFs को बाय सेल करने का, जिसकी वजह से लिक्विडिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और क्या होता है, मार्केट फोर्सेस के थ्रू भी क्या होता है, यहाँ पे प्राइस में कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो गोल्ड का प्राइस है वही सेम टू सेम ETF का प्राइस भी चल रहा होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता रहता है। तो अगर हम देखें, अब देखो जैसे कि गोल्ड अभी महंगा चल रहा है बट ETF अभी आपको सस्ता मिल रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एवरेज आता है। एवरेज हमने पढ़ा है ना, जब दो जगह प्राइस का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल आपको एक साड़ी 2000 की मिल रही है मुंबई में और एक साड़ी गुजरात में मिल रही है 1000 रुपये में, तो यहाँ पे क्या है, 1000 रुपये का डिफरेंस है। तो वही चीज़ है कि सोचो अगर आपका प्राइस गोल्ड का कुछ और है और ETF का कुछ और है, तो इन दोनों के बीच क्या हो जाता है, एवरेज आता है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे प्रॉफिट कमाने की सोचते रहते हैं। तो अब ऐसा ही एक एग्जांपल हमें ये दे रखा है, नेक्स्ट पेज पे दे रखा है कि जिसके थ्रू हम क्या देखेंगे कि अगर हमारा ये जो प्राइस में डिफ्रेंसिएशन है, इसकी वजह से कौन कौन से इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो जो हमारा नेक्स्ट पेज है उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ में क्या दिया है, यहाँ में दिया है प्राइस ऑफ गोल्ड इन ग्राम इज 1000, यानी कि अगर हमारा प्राइस ऑफ गोल्ड इन ग्राम्स क्या है, यहाँ पे 1000 रुपये का है। और अब की बार हमारा नेव इन्होंने चेंज कर दिया। नेव अगर हमारा है 1050 का, पिछली बार कितना था, पिछली बार भी नेव हमारा सेम था। इस बार ETF यूनिट सेम चेंज करिए। ETF यूनिट क्या कर दिया हमारी 1200 की कर दिया, 1200 की कर दिया। तो आप समझो कि इन अ सिचुएशन एन AP विल बाय क्रिएशन यूनिट एंड सेल ETFs इन द मार्केट, यानी कि आप ये समझो कि अगर क्या करें, यहाँ पे जो ETFs हैं, AP क्या करती है, अब अपनी ETFs को सेल करना शुरू करती है इन मार्केट। तो क्या होगा, टू परचेज 1 क्रिएशन यूनिट ही विल हैव टू डिपॉजिट गोल्ड ऑफ रुपीज़ वर्थ 1 लाख। प्राइस ऑफ गोल्ड जैसे कि हमने पहले देख लिया था ना, प्राइस ऑफ गोल्ड हमने कैसे निकाला था, हमारी जो 1000 यूनिट्स थी उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी जो हमारी 100 यूनिट्स थी उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया था अपना 1000 से, तो फिर हमारा प्राइस आ गया था 1 लाख रुपए का। तो वही हमें दे रखा है कि अगर हमारा गोल्ड की वर्थ क्या है, 1 लाख रुपए की है। और यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, प्राइस ऑफ गोल्ड नंबर ETF यूनिट एंड क्रिएशन यूनिट ETF एज पर डिपॉजिट विद द कस्टोडियन। अच्छा देखो, तो ये हमें पहले बेसिक डिटेल्स दे रखे जो हमने पहले पढ़ ली है कि हमारा प्राइस क्या है, वो है 1 लाख रुपए का। कैश कंपोनेंट का प्राइस क्या है, 5000 रुपये का। तो ये चीज़ हमें पता है। आगे अगर हम देखें तो आगे क्या बोला है कि अब जो हमारा ETF का क्रिएशन यूनिट है, अगर हम क्या देखें, अब हमारी यूनिट्स क्या इंक्रीज़ हो गई है। पहले कितनी थी, पहले थी हमारी आई थिंक मैं देख के बताती हूँ। अच्छा, यूनिट्स पहले हमारी ETF यूनिट्स इक्वल टू 100 ही थी। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, 1200 है। तो यहाँ पे अगर आप क्या कर दो, अगर आप अपने नेव में से माइनस कर दो अपनी ETF यूनिट्स को, तो आपका 150 रुपये का यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो देखो, वंस ही हैज़ द कस्टोडियन यूनिट ही विल सेल द ETF यूनिट इन द मार्केट एट ₹1200। यानी कि अब अगर देखो तो आपकी जो क्रिएशन यूनिट है ना, अगर आप वो 1200 रुपये की, अगर आप पर यूनिट को 1200 रुपये का बेचते हो, तो यानी कि आपका नेव क्या है, 1050 रुपये का। अब आप 1200 रुपये में से 1050 रुपये काटोगे तो आपको 150 रुपये का क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। अब ये प्रॉफिट मिल कैसे रहा है कि आपके ETF यूनिट का प्राइस देखो ना, ETF यूनिट इन रुपीज़ का प्राइस क्या है, 1200 रुपये का है। और नेव क्या है, नेव आपका 1050 का है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है सीधा 150 रुपये का। तो यहाँ पे हमें 150 रुपये का फ़ायदा हो गया, 150 का फ़ायदा हो गया।
आगे अगर हम देखें, एज ही बाय फिजिकल गोल्ड इन द प्राइस, क्या दिया है, एज ही बाय फिजिकल गोल्ड द प्राइस ऑफ गोल्ड विल इंक्रीज. Similarly, as he sell fresh ETFs in the market, the supply of ETF will increase. These two actions will lead to increase in gold prices and reduction in ETF prices, thereby removing the anomaly in the price of the ETF unit and then underlying. यहाँ क्या बोला है, यहाँ में बोला है सीधी सी बात है कि अगर आप क्या करते हो, अगर आप फिजिकल गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो तो अगर आप किसी एक चीज़ को ज़्यादा खरीदने लग जाओ तो उसकी शॉर्टेज हो जाएगी और ऑब्वियस सी बात है उसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा. तो अगर लोग क्या करते हैं, अगर लोग ETFs को सेल करने लग जाते हैं और क्या करें, और फिर जो गोल्ड है उसमें इन्वेस्ट करना, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें, तो जो गोल्ड है उसके प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे. और अगर उसके ही उल्टे हाथ में लोग ETFs की यूनिट्स को बेचना शुरू कर दें, तो आप ETFs की यूनिट बेच रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, तो जो सप्लाई ऑफ ETFs है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी मार्केट में. सिमिलरली एज ही सेल फ्रेश ETF यूनिट्स, यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो, आप ETFs की नई यूनिट्स, फ्रेश यूनिट मार्केट में सप्लाई कर रहे हो, मार्केट में बेच रहे हो, तो जो ETFs की यूनिट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, उसकी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी. सो दीज टू एक्शन विल लीड इन इंक्रीज द गोल्ड प्राइस. अब ETF भी आप दे रहे हो और गोल्ड का प्राइस भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, गोल्ड ज़्यादा लोग फिजिकल फॉर्म में खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है, गोल्ड का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है और रिडक्शन इन ETF प्राइसेस. अब यहाँ पे गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा तो जो ETF का प्राइस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा. तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है और लोग फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है लोग ETF में भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे. ETF में इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो मतलब ETF का प्राइस यहाँ पे कम हो जाएगा. आगे अगर हम देखें नेक्स्ट पैराग्राफ में, सिमिलरली इफ ETF प्राइस फॉल वे बिलो द प्राइस ऑफ गोल्ड, APs विल बाय ETF यूनिट चीप. अच्छा देखो, अगर ETF का जो प्राइस है वो गिर जाएगा तो जो ETFs है ना, जो APs हैं वो क्या करेंगे, ETF की यूनिट्स जो सस्ती मिल रही हैं उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे और एंड रिडीम दैम इन क्रिएशन यूनिट लॉट साइज. सच एन एक्शन विल रिड्यूस सप्लाई ऑफ ETFs फ्रॉम द मार्केट एंड इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फिजिकल गोल्ड. अब देखो, अगर यहाँ पे फिजिकल गोल्ड लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं और ETFs जो हैं वो सस्ते हो रहे हैं, उनकी रेट पिट गई है, तो क्या होगा, अब जो प्राइस यहाँ पे सस्ता मिल रहा है ETF, तो APs जो है वो सस्ते ETFs की यूनिट्स को खरीद लेंगे और क्या करेंगे, इसका क्रिएशन यूनिट साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे. क्रिएशन यूनिट साइज़ क्या होती है कि आप ETFs में यूनिट्स आप ज़्यादा प्रोवाइड करोगे, तो अब क्या होगा, इसकी वजह से जो ETF हैं, अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग ETF में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं बट APs अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ETF की सप्लाई है लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, अब कम कर देंगे. ETF की सप्लाई अब मार्केट में कम हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे अब ETF की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी मार्केट के अंदर. और यहाँ पे एंड इंक्रीज इन द सप्लाई, अब यहाँ पे क्या होगा, फिर इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फिजिकल गोल्ड, क्योंकि लोग फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे फिजिकल गोल्ड की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और ETFs की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. एंड बोथ दीज एक्शन विल हेल्प अलाइन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग द ETF एंड ETF प्राइस विल इंक्रीज ड्यू टू बाइंग एंड प्राइस ऑफ फिजिकल गोल्ड विल रिड्यूस ड्यू टू द सप्लाई इन द मार्केट. अब देखो यहाँ पे जब ETF क्या होंगे, जब यहाँ पे ETF लोग यहाँ पे देखो, अब ETF क्या है, ETF हमारे गोल्ड से रिलेटेड है, तो अब जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, कुछ टाइम के बाद हमें समझ में आएगा कि जो ETFs यूनिट्स हैं उनका प्राइस ज़्यादा होता जा रहा है और जो हमारी फिजिकल होल्डिंग है गोल्ड की, उनका सप्लाई अगर मार्केट में कम हो जाएगा तो फिर जो गोल्ड है उसका प्राइस भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. क्योंकि अगर आप मार्केट में गोल्ड देखते जा रहे हो तो इतना दोगे तो एक टाइम पे मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे उसकी जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगी. अब ज़्यादा लोग एक ही चीज़ मांगेंगे तो फिर कम हो जाएगी ना वो चीज़. तो इसी तरह से जो ETFs हैं, फिर ETFs की यूनिट्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी और जो हमारा फिजिकल गोल्ड है वो क्या हो जाएगा, मार्केट में उसकी सप्लाई कम हो जाएगी और रिड्यूस हो जाएगी. तो आई होप मैंने आपको जितना भी समझाया वो आपको समझ में आया होगा और यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक था जो साइलेंट फीचर है, और इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे. बट आई होप मैंने आपको जहाँ तक भी समझाया वो सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा. फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू फॉर वॉचिंग.